जय भीम जय भारत। बहुजन न्यूज स्मार्ट टीवी चैनल से मैं जेम्स रॉयल। दर्शकों, आज हम सब देशवासियों को बताने जा रहे हैं, जो दलित समाज के लोग और दलित समाज के नेता कांग्रेस को दलितों की हितैषी पार्टी बता रहे हैं, वो इस खबर को पूरी सुने और समझें। कैसे गांधी और नेहरू की कांग्रेस ने जोगेंद्र नाथ मंडल और डॉक्टर अंबेडकर को कभी चुनाव नहीं जीतने दिया था। इसके लिए आपको हम जिन्ना के साथी और पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल की कहानी सुना रहे हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल की कहानी आज के बांग्लादेश के बारिशाल जिले से शुरू हुई थी। जोगेंद्र नाथ मंडल की कहानी उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से शुरू हुई थी और आज के बांग्लादेश के बारिशाल जिले में है। बारिशाल जिला कई कवियों और राजनेताओं की जन्मभूमि रहा है। मशहूर बंगाली कवि जीवनानंद दास, कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार दत्त और 1991 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने अब्दुल रहमान विश्वास इसी जमीन से जुड़े रहे हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल ने अपना राजनीतिक जीवन बंगाल में अनुसूचित जातियों के नेता के रूप में शुरू किया था। ब्रिजमोहन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात वरिष्ठ कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार दत्त से हुई थी। दत्त उस इलाके के बड़े नेता थे। मंडल ने 1937 में बाकरगंज में अश्विनी दत्त के भतीजे सरल कुमार दत्ता को हराकर बंगाल प्रांतीय असेंबली में प्रवेश किया था। जोगेंद्र नाथ मंडल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे, जिन्हें बारिशाल जिले के दलितों और मुसलमानों का समर्थन प्राप्त था। उसके बाद जोगेंद्र नाथ मंडल बंगाल में सहकारिता मंत्री बने। पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल ने बंगाल में अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी, जिसके राष्ट्रीय नेता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे। जोगेंद्र नाथ मंडल के प्रयासों के वजह से ही डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा के लिए बंगाल से चुना गया था। सन 1940 में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने अंबेडकर को बंबई से चुनाव जीतने से रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। उसके बाद मंडल के अनुरोध पर डॉक्टर अंबेडकर ने बंगाल से चुनाव लड़ा था। मंडल के मुस्लिम लीग से अच्छे संबंधों की बदौलत डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के लिए चुने गए थे। विभाजन से पूर्व जोगेंद्र नाथ मंडल का नाम पूर्वी बंगाल के सबसे बड़े दलित नेता के तौर पर लिया जाता था। सन 1940 में डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान उन्होंने पूरे बंगाल में घूमकर दलितों को मुसलमानों के पक्ष में खड़ा करने की कोशिश की थी। विभाजन से पहले 1940 में जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी, उसमें वो मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे। स्टैनली वोलपर्ट मोहम्मद अली जिन्ना की जीवनी जिन्ना ऑफ द पाकिस्तान में लिखते हैं, जिन्ना ने वायसराय वावेल से मुलाकात करके कांग्रेस में भूकंप खड़ा कर दिया था। जिन्ना ने मंत्रिमंडल में अपने 5 मुसलमानों में एक अनुसूचित जाति के सदस्य जोगेंद्र नाथ मंडल का भी नाम पेश कर दिया था। उसके बाद वायसराय ने जिन्ना से कहा, ये तो जैसे को तैसा दिखाने वाली बात हो गई। दरअसल कांग्रेस ने भी राष्ट्रवादी मुसलमान को नामजद किया था। इसको उसी का ही जवाब समझा जाएगा। मंडल उस समय बंगाल में कानून मंत्री थे। जाहिद चौधरी ने अपनी किताब पाकिस्तान की सियासी तारीख में लिखा, जिन्ना के अंतरिम सरकार के लिए मंडल को नामजद करने के फैसले ने ब्रिटेन की लेबर सरकार में खलबली पैदा कर दी थी। उसको ये डर सताने लगा कि कांग्रेस को ये बहुत नागवार गुजरेगा और वो सरकार बनाने से अपना हाथ खींच लेंगे। उस समय की कांग्रेस किसी भी दलित को सरकार में मंत्री नहीं बनाना चाहती थी। जब 15 अक्टूबर 1940 को वायसराय वावेल ने जिन्ना के दिए 5 नामों को राजा के अनुमोदन के लिए भेजा, तो भारतीय मामलों के मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने उनका जवाब देते हुए लिखा कि इसको राजा की अनुमति तब तक नहीं मिल सकती जब तक इन नामों को नेहरू को नहीं दिखा दिया जाता। वैसे तो मंडल संयुक्त बंगाल के पक्षधर थे, लेकिन जब 3 जून 1947 को विभाजन की घोषणा हुई तो उन्होंने विभाजन का समर्थन करने का फैसला किया। मंडल का मानना था
दलितों के हितों की रक्षा नेहरू या गांधी के भारत से बेहतर जिन्ना के पाकिस्तान में बेहतर तरीके से हो सकेगी। दलितों और मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति एक जैसी थी। 3 जून 1947 के विभाजन के बाद यह तय किया गया कि इस बात पर जनमत संग्रह कराया जाए कि सिलहट जिला असम में रहे या पाकिस्तान को दिया जाए। अहमद सलीम अपनी किताब पाकिस्तान और अक़लियतें में लिखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से सिलहट में हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी लगभग बराबर थी, लेकिन वहां बहुत बड़ी संख्या में दलित रहते थे जिनका वोट किसी भी पक्ष को विजयी बना सकता था। जिन्ना के निर्देश पर मंडल सिलहट पहुंचे थे और उन्होंने दलितों के बीच पाकिस्तान के पक्ष में वोट देने के लिए प्रचार किया था। नतीजा ये रहा कि सिलहट ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया। विभाजन के बाद सन 1947 में मंडल पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य बनाए गए। जिस दिन जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल की शपथ ले रहे थे, उन्होंने मंडल को उसी सत्र की अध्यक्षता करने के लिए कहा। बाद में फिर मंडल को पाकिस्तान का पहला कानून और श्रम मंत्री बनाया गया। जब पाकिस्तान की संविधान सभा में जिन्ना को कायदे आजम का खिताब देने का प्रस्ताव रखा गया तो सभी अल्पसंख्यक सदस्यों ने इसका विरोध किया। जोगेंद्र नाथ मंडल अकेले शख्स थे जिन्होंने जिन्ना का समर्थन किया था। जिन्ना की मृत्यु पर उन्होंने कहा था, भाग्य ने ऐसे समय पर कायदे आजम को हमसे निर्दयतापूर्वक छीना है जब हमें उनकी बहुत जरूरत थी। मंडल ने सोचा था नए देश पाकिस्तान में दलित और मुसलमान भाइयों की तरह रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दीप हल्दर और अभिषेक विश्वास अपनी किताब बीइंग हिंदू इन बांग्लादेश में लिखते हैं, जैसे जैसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, पूर्वी पाकिस्तान में बड़ी संख्या में हिंदुओं ने भारत की तरफ कूच किया। जिन्ना के जाने के बाद मंडल को एक अदूरदर्शी और स्वार्थी नेता के तौर पर देखा जाने लगा। कई इलाकों में पाकिस्तान की तरफ उनके झुकाव को देखते हुए उन्हें जोगेन अली मौला कहकर पुकारा जाने लगा। जोगेंद्र नाथ बहुत दिनों तक मंत्री नहीं रहे। सितंबर 1948 में जिन्ना की मृत्यु के बाद जोगेंद्र नाथ हाशिए पर चले गए थे। ऊंची जाति के अधिकतर हिंदू पूर्वी बंगाल छोड़कर भारत चले गए। दलित मुस्लिम की एकता की बात करते रहने के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान में दलितों के खिलाफ हिंसा जारी रही। पाकिस्तान की नौकरशाही के विरोध के चलते मंडल ने अपने पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया। पीर अली मोहम्मद राशिदी अपनी किताब रुदादे चमन में लिखते हैं, उस जमाने में चौधरी मोहम्मद अली फेडरेशन सचिव हुआ करते थे। पता नहीं किस वजह से उन्हें यकीन हो चला कि मंडल असली देशभक्त नहीं है। नतीजा ये हुआ, उन्होंने कैबिनेट के गोपनीय दस्तावेज मंडल से छिपाने शुरू कर दिए। मंडल के स्वाभिमान को इससे बहुत गहरी चोट पहुंची। उन्होंने सरकार को छोड़ने का मन बना लिया और सन 1950 में उन्होंने लियाकत अली सरकार से त्याग पत्र दे दिया। मंडल ने अपने त्याग पत्र में लिखा, मुस्लिम लीग के साथ सहयोग करने की मेरी वजह ये थी कि बंगाल में मुसलमानों और अनुसूचित जातियों के हित एक समान थे। अधिकतर मुसलमान या तो किसान थे या मजदूर थे। अनुसूचित जाति के लोगों के भी यही हालात थे। अनुसूचित जाति के लोग और मुसलमान दोनों ही शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़े हुए थे। उन्होंने आगे लिखा, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने जिस डायरेक्ट एक्शन डे का आयोजन किया था उसमें हजारों लोग मारे गए थे। हिंदुओं ने लीग के मंत्रिमंडल से मेरे इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी थी। जोगेंद्र नाथ मंडल ने अपने इस्तीफे में आगे लिखा, मैं यहाँ अपने दृढ़ विश्वास को दोहराना चाहता हूँ कि पूर्वी पाकिस्तान की सरकार अभी तक हिंदुओं को प्रांत से खदेड़ने की नीति पर चल रही है। मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पश्चिम पाकिस्तान से हिंदुओं की भगाने की नीति पूरी तरह से कामयाब रही है और पूर्वी पाकिस्तान में भी ये कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। 15 सितंबर 1950 को मंडल को पश्चिम पंजाब में मरी में एक सभा की अध्यक्षता करनी थी, लेकिन उस दिन उनके पास कलकत्ता से एक टेलीग्राम आया जिसमें बताया गया कि उनका बेटा बीमार है। मंडल अपने बेटे को देखने कलकत्ता आए। उनका बेटा तो ठीक हो गया,
लेकिन उन्होंने दोबारा पाकिस्तान ना जाने का फैसला कर लिया। बंगाल के दलित हिंदुओं ने कांग्रेस और भारत को नजरअंदाज करके पूर्वी पाकिस्तान में रहने का फैसला किया था। अब उनका कोई नेता नहीं बचा था। बांग्लादेश में हिंदू अधिकारों के लिए काम करने वाले जयंत कर्माकर कहते हैं, हमारे लिए तो जोगेंद्र नाथ सबसे बड़े खलनायक थे। बांग्लादेश में इस व्यक्ति की वजह से हिंदुओं को तकलीफों में रहना पड़ रहा है। उन्होंने हमें दलित, हिंदू और मुस्लिम एकता की बात करके सब्ज बाग दिखाए। विभाजन के दौरान बहुत से ऊंची जाति के हिंदू भारत चले गए, दलित यहीं रह गए क्योंकि मंडल बड़े नेता थे और वो लोग उनकी तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहे थे। कर्माकर पूछते हैं, जोगेंद्र नाथ मंडल ने हमारे लिए किया ही क्या है? उन्होंने इस्तीफा दिया और भारत भाग गए। हम अत्याचार झेलने के लिए वहीं पड़े रहे। वो खलनायक नहीं तो और क्या है? भारत वापसी पर भी जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल आए शरणार्थियों के पुनरुत्थान के लिए काम करने की कोशिश की। दीप हल्दर और अभिषेक विश्वास लिखते हैं, जोगेंद्र नाथ पश्चिम बंगाल को अपनी कर्म भूमि बनाना चाहते थे, लेकिन उनके अधिकतर दलित हिंदू समर्थकों का उन पर से विश्वास उठ चुका था और उन्होंने मंडल को मसीहा के तौर पर देखना बंद कर दिया था। मंडल अपने पुराने समर्थन और प्रताप को पाने के लिए वीरभूम और 24 परगना जिले के शरणार्थी शिविरों में भटकते रहे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। वीरभूम के उत्तर तिलपारा शिविर में उन्होंने कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कहा, कांग्रेस के नेताओं ने सत्ता के लोभ में विभाजन करवाया था। उसी सभा में उन्होंने विभिन्न समाचार पत्रों में छपे अपने उन लेखों को पढ़कर सुनाया जिसमें कहा गया था वो हमेशा से ज्वाइंट बंगाल के पक्षधर थे, लेकिन उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया। मंडल ने हमेशा जिन्ना का साथ दिया था और दलित हिंदुओं से मुसलमानों का साथ देने की अपील किया करते थे। पश्चिम बंगाल में जोगेंद्र नाथ मंडल का राजनीतिक जीवन कांग्रेस और वामपंथी दलों के कारण परवान नहीं चढ़ पाया था। जोगेंद्र नाथ मंडल को पहला धक्का 1952 में लगा जब उन्होंने बनियापुकुर बालीगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, जहां उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार पुलिन बिहारी खटीक ने हरा दिया था। लोगों को अपनी आंखों पर तब विश्वास नहीं हुआ जब जिन्ना से हाथ मिलाने वाले और 1946 की ग्रेट कैलकाटा किलिंग के बाद भी हाथ न छोड़ने वाले जोगेंद्र नाथ ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। फिर 5 अक्टूबर 1968 को कलकत्ता में जोगेंद्र नाथ मंडल की गुमनामी की हालत में मृत्यु हुई। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार का कोई भी प्रतिनिधि उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करने नहीं आया था। जोगेंद्र नाथ मंडल इस दुनिया से अपने अधूरे सपने लेकर इस दुनिया को अलविदा कह गए। जोगेंद्र नाथ मंडल की दुख भरी दास्तां से पता चलता है गांधी और नेहरू की कांग्रेस शुरू से ही दलितों की विरोधी रही है। कांग्रेस ने जोगेंद्र नाथ मंडल और डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं को कभी सम्मान नहीं दिया। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में पहुंचने से रोकने का काम भी कांग्रेस ने ही किया है। आज बड़े शर्म की बात है, दलितों के मसीहा और युग पुरुष डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करने वाले नेहरू के वंशज जातिवादी लोग डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लेकर उनके नाम से वोट की भीख मांगते हैं और कांग्रेस में काम करने वाले गुलाम दलित नेताओं को शर्म आनी चाहिए जो कहते हैं दलितों का भला केवल कांग्रेस ही कर सकती है। वर्तमान में कांग्रेस में काम करने वाले दलित नेता डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को खत्म करने वाले जातिवादी लोगों का साथ दे रहे हैं। वंचित समाज को बेचकर दलाली खाकर अपना पेट भर रहे हैं। बहुजन न्यूज चैनल का सुझाव है ऐसे दलाल नेताओं को समाज से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, उनका सामाजिक तौर पर बहिष्कार होना चाहिए। जय भीम, जय भारत।